तो ये बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है और हम पहले लेक्चर के आगे ही इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इन सारे लेक्चर्स को एक साथ देखने के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने भी क्वेश्चंस या किसी भी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो टैकल कर सकते हैं। यू ऑल नो दैट, सबको पता होगा, जैसे ही मैंने ये टॉपिक बोला सबकी आंखों में चमक आ गया होगा कि ऑब्वियसली यही वो टॉपिक है जो हमें काफ़ी परेशान कर रहा है। हर रीजंस वाले क्वेश्चंस में ड्यू टू रेजोनेंस हो जाता है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं कब ड्यू टू रेजोनेंस और कब कब कहाँ पे रेजोनेंस यूज हो जाएगा और कहाँ पे नहीं होगा। आओ समझते हैं और एक बार में तुम्हें मैक्सिमम निम्न रिएक्शंस में यही करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन सारे रिएक्शंस एक बार में समझा देता हूँ अगर तुम ध्यान दो इधर तो। ठीक है, रेजोनेंस की अगर मैं बात करूंगा, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि रेजोनेंस पहचानना बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, क्लियर। मैं पहले बता देता हूँ कि मैं ये सारी क्लासेज जो है वो 12th और 11th लेवल के लिए ही बता रहा हूँ, तो मैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, तो मैं इसे बहुत हाई लेवल पे नहीं लेके जा रहा कि मैं एडवांस के क्वेश्चन करा दूँ और इसमें कुछ अजीब कर दूँ मैं। ठीक है, मैं वो भी बता सकता हूँ, बट उसके लिए हमारे हमारी दूसरी क्लासेज आएंगी। ये क्लासेस केवल और केवल डेडिकेटेड है बोर्ड्स एग्जाम के लिए। ठीक, तो हम कॉल केवल नॉर्मल और बेसिक सी चीज़ों पर ही फोकस करेंगे। ठीक, तो अगर मैं रेजोनेंस बता रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ होता है, तो हम बस उतना ही ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारी जगह हो सकता है, लोग आएँगे बताएँगे अरे यहाँ पे भी हो सकता है, वहाँ पे भी हो सकता है, मैंने वो छोड़ दिया वगैरह वो सारी चीज़ें हम अलग से कॉम्पिटिटिव वाले क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। बट यहाँ पे बस उतना ही जितने से हमारा काम चल जाए। ठीक है? जितने से हमारे बोर्ड में, हमारे एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं सारे के सारे हो जाएँ। तो रेजोनेंस जो है कहाँ होता है? रेजोनेंस पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है, जहाँ पे तुम्हें डबल बॉन्ड दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे और उसके बाद वापस से डबल बॉन्ड दिखाई दे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, लगातार होना चाहिए। लगातार को ही केमिस्ट्री में कॉन्जुगेशन कहते हैं। दैट्स वाई दिस रेजोनेंस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन। ठीक, तो तुम्हें डबल बॉन्ड लगातार दिखाई दे अगर, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड अगेन CH। ठीक है, क्लियर। अगर ऐसा दिख रहा है तुम्हें, डबल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, फिर डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ रेजोनेंस है। ठीक है, तो अगर मैं वापस आऊँ यहाँ पे तो डबल सिंगल डबल, क्या केवल यही होगा? नहीं, एक जगह और हो सकता है। डबल बॉन्ड तो होना जरूरी है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ठीक है, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। कुछ तो बोलेंगे कुछ ज़्यादा लिख दिया मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, बारी बारी हम सब समझ लेंगे। ठीक है, फ्री रेडिकल मैं अलग से बताऊंगा। मैं आज की क्लास में फ्री रेडिकल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, उसे हम हेलोएल्केन हेलोएरीन या दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर की बात कर लेता हूँ, बहुत आसान है। तुम्हें डबल बॉन्ड ढूंढना है अपने स्ट्रक्चर में, अगर दिख रहा है उसके बगल में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और उसके बगल में एक और डबल बॉन्ड होना चाहिए, या उसकी जगह पे एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल, ये ऐसा कुछ है। अगर ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये चार्ज हटा दूं फिलहाल तुम्हें समझाने के लिए, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। लोग बोलेंगे दो डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस है। मैंने ये नहीं कहा दो डबल बॉन्ड, मैंने कहा डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, नीचे से भी देख सकते हो सकता है इधर से दिख जाए। डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, हाँ। सिंगल बॉन्ड, हाँ। क्या उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। मैंने कहा डबल सिंगल फिर डबल होना चाहिए, इसलिए यहाँ रेजोनेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख दूँ, जैसा कि अभी मैंने लिखा भी था, ठीक, तो अब तुम देखो ध्यान से, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, तो ये रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, या फिर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिख दूँ तो भी ये रेजोनेंस होगा, या फिर मैं यहाँ पे लोन पेयर बना दूँ, मैं कुछ ऐसा बना दूँ इस जगह पे, इसकी जगह पे मैं ऐसा कुछ लोन पेयर बना दूँ, ये, तो भी ये रेजोनेंस का पार्ट होगा। तो रेजोनेंस के लिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना जरूरी है, या डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, या फिर लोन पेयर हो। फ्री रेडिकल की बात हम आगे की क्लासेस में करेंगे। ठीक, अगर मैं बेंजीन बताऊं तो बेंजीन तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे इसमें रेजोनेंस होता है, क्यों रेजोनेंस होता है वो भी देख लो। तुम्हें नजर आ रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ बिल्कुल, तो इसमें रेजोनेंस है। लेकिन कभी कभी रेजोनेंस जो है वो पूरे रिंग में होता है, उसे कहते हैं कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। कंप्लीट, जैसे बेंजीन में अगर मैं देखूं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, अगर रेजोनेंस दिखाई दे रहा है डबल सिंगल डबल, ठीक, और अगर वो जहां से शुरू कर रहे हैं वहां तक तुम वापस पहुंच जाओ, जैसे डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो जहां से शुरू किया हमने एग्जैक्टली अगर वहीं पहुंच जाए तो इसे कहते हैं कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट कंप्लीट
delocalization, complete delocalization of pi electron, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन क्यों यूज कर रहे हैं? यू ऑल नो दैट कि पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं हम इसे, ठीक है। क्या यहाँ पे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है? लेट्स चेक दिस। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, रेजोनेंस तो है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बिल्कुल यहाँ तक तो पहुंच गए। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अगेन सिंगल बॉन्ड, हम नहीं पहुंच पाए वहां पे। अगर एक पाई बॉन्ड और होता तो हम वहां पहुंच सकते थे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल, एंड दैट्स व्हाई हियर इज नॉट योर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का नहीं है, ठीक क्लियर। रेजोनेंस तो यहाँ भी है, रेजोनेंस यहाँ भी है। रेजोनेंस मेक्स एनी कंपाउंड मोर 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 स्टेबल, लेकिन अगर रेजोनेंस में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, मतलब थ्रू आउट द रिंग कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, तो हम उसकी स्टेबिलिटी को ज़्यादा बताते हैं, ठीक है क्लियर। तो चूंकि इसको अगर और डिटेल में जाऊंगा तो और बड़ा हो जाएगा कि एरोमेटिक कैसे है, एरोमेटिसिटी है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके लिए हम बाद में कभी बात कर लेंगे। फिलहाल हम केवल रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो दैट्स वाई बेंजीन जो है वो तुम्हें सबसे ज़्यादा स्टेबल दिखाई देता है। केवल बेंजीन या कुछ और? अरे कुछ और, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अगर हम यहाँ पे बेंजीन बना लें और इसके ऊपर हमने OH बना लिया, OH बना लिया, O के ऊपर दो लोन पेयर है हमारे पास, तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, बेंजीन है तो ऑब्वियसली कंप्लीट डिलोकलाइजेशन तो होगा ही। लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो ऊपर की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन, वो भी रेजोनेंस का पार्टिसिपेशन होगा। देखो, डबल सिंगल लोन पेयर दिख रहा है, डबल सिंगल, ये दिस इज द सिंगल बॉन्ड, दिस इज द सिंगल बॉन्ड, ठीक, डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये लोन पेयर भी रेजोनेंस का पार्टिसिपेशन होगा, रेजोनेंस का पार्टिसिपेशन होगा। अब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तुम लोग को एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इस एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम एनसीईआरटी का जो 4 चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, या अगर अमाइन चैप्टर तक की बात करूँ मैं, ठीक है, 4 चैप्टर ऑब्वियसली, ठीक, तो उसके 20-25% रिएक्शंस जो हैं वो केवल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि हाउ विल यू वी ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, और अपने आप में ये क्वेश्चन है, ठीक, चाहे तुम 2 नंबर का मार्क कर लो, 1 नंबर का मार्क कर लो, बट ये है, ठीक, दैट हाउ विल वी ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ठीक है। देखो समझना बहुत आसान सा है, ठीक। सबसे पहले बेंजीन रिंग पे हमें OH दिख रहा है और O के ऊपर हमें 2 लोन पेयर दिख रहा है, 2 लोन पेयर। ये O क्या करता है? ये O जो है वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन को डोनेट करता है, नीचे वाले कार्बन को ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इस ऑक्सीजन के पास 2 तरीका है, या तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले ले या तो दे दे, बट इस ऑक्सीजन के पास तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो और क्यों ही लेगा यहाँ पे। खैर ये वैसे एग्जैक्ट आंसर नहीं है, एग्जैक्ट आंसर के लिए हमें ऑर्डर याद करना पड़ता है, लेकिन मैं केवल और केवल तुम्हें बस नॉर्मल चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। तो ये जो लोन पेयर है, ठीक, ऑक्सीजन के पास, वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन को देगा, ठीक है, और ये मैसेज के साथ देगा कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन पर ट्रांसफर कर दो। ये बिल्कुल वैसे ही साउंड करता है जैसे सलमान खान की एक मूवी में ये वो बता रहा था कि तुम एक लोगों की हेल्प करो और बोलो कि 3 लोगों की और हेल्प कर दे। बिल्कुल वैसे ही ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और बोलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन को सप्लाई कर दो। बस यही है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि वो एक जगह नहीं रहेगा, घूमता रहेगा, उसको देगा, उसको बोलेगा आगे भेज देना, उसको देगा वो, और वो बोलेगा उसको कि वो आगे भेज दे, ठीक, बिल्कुल वैसा ही काम होगा यहाँ पे। तो ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है और ये कह रहा है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे भेज देना। तो ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा, ठीक है क्लियर। बट कैसे? ये हवा में हो रहा है, कह सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। अगेन मैं बेंजीन रिंग बनाऊंगा, मैं ऐसा कुछ ध्यान से देखना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, शेयरिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब लोन पेयर हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का एक बॉन्ड पहले से था, एक और बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड और फॉर्म होगा। ऑक्सीजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है, जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, सीधा सीधा बात है। तो इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। वैसे भी तुम जानते हो, अभी भी मैंने तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले कि जो एरो होता है, एरो, उस एरो के हेड पे हमेशा नेगेटिव आता है और टेल पे हमेशा पॉजिटिव आता है। तुम देख सकते हो ये एरो दिख रहा है तुम्हें, तो हेड पे आएगा नेगेटिव और टेल पे आएगा पॉजिटिव, वहां मैंने पॉजिटिव मार्क किया हुआ है। अब इन दोनों एरो को साथ में देखो, ये एरो यहाँ पे ये एरो ऐसे है और इसी कार्बन पे ये एरो आगे की तरफ ऐसे है। तो इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे
इस वाले कार्बन पे एरो होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और अगेन अगला एरो का टेल होने की वजह से इसी कार्बन पे पॉजिटिव भी आएगा, मतलब इसी पे नेगेटिव भी आ रहा है और इसी पे पॉजिटिव भी आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, न्यूट्रल होगा। एक ही एटम पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये जो तुम पाई बॉन्ड देख रहे हो अंदर की तरफ, ठीक, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक, हवा में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने बगल वाले कार्बन को दिया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, वो कार्बन वो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करेगा बाई ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक, और इसमें अगेन ये एरो है, एरो एरो के हेड पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और टेल पे आएगा पॉजिटिव, ठीक, टेल पे आएगा पॉजिटिव, पहले से ही उस कार्बन पे नेगेटिव था तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और ये तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा। ठीक, बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है ये सारी चीज़ें। ठीक, जैसे ही तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड सेम टाइम पे टूटेगा, एक पे नेगेटिव आएगा, उसमें पॉजिटिव आएगा, एंड बूम इट बिकम्स न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर। अगर अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन ने डिसाइड करा है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, बेंजीन का पाई बॉन्ड, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टूटेगा, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बारी बारी हम सारे बॉन्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। हर स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड टूटेगा। सिंपली अगर मैं तुम्हें समझाऊं, पहला स्ट्रक्चर एक पाई बॉन्ड टूटा, ठीक, अगले स्ट्रक्चर में फिर से अगला पाई बॉन्ड टूटेगा, अगला किसका नंबर है, इसके बाद ऑब्वियसली उसका नंबर तो नहीं होगा, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसी का नंबर होगा, तो इसको तोड़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही दिखाएंगे जैसे यहाँ पे दिखाया था मैंने, ऐसे ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, एरो के हेड पे कौन सा चार्ज आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव, यहाँ नहीं दिखाएंगे। रिमेंबर दिस कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में केवल दो चार्जेस होंगे, एक जो नेगेटिव वहां दिख रहा है और एक जो उसके ऊपर चार्ज आएगा। बस एरो दिखाना छोड़ देंगे, अगले स्टेप में दिखाएंगे जो भी तुम्हें दिखाना हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे ये, ठीक, जैसा कि तुमने देखा, जैसे ही एरो बनाएंगे हम यहाँ पे, इसके हेड पे क्या आएगा, नेगेटिव, हेड पे आएगा नेगेटिव, और टेल पे क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आएगा, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आएगा, याद रखना, जैसे ही पॉजिटिव आएगा और वहाँ पे नेगेटिव है, तुम लोग जानते हो, मान लो दो कार्बन है, ठीक है, या कुछ भी दो दो कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं, ठीक, एक ए है एक बी है, पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है, मान लो इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस के बीच में तुरंत एक नया बॉन्ड बन जाएगा ना, प्लस और माइनस के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके टेल पे पॉजिटिव आता है और इसके बगल वाले कार्बन पे पहले से ही एक नेगेटिव तुम देख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव पहले से, वैसे ही यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड तो पहले से था यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर तुम्हें नहीं समझ आया, एक और लास्ट ट्राई। मैंने कहा हर स्टेप में एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ये टूट गया पहले स्टेप में, अगले स्टेप में सेकंड वाला, थर्ड स्टेप में किसका नंबर है, ऑब्वियसली यू गेस्ड राइट, थर्ड वाले में इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रेक करना है, तो ये ऐसे ब्रेक होगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, अगेन माइनस, बट दिखाएंगे नहीं, मैंने कहा था अगले स्टेप में दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये नया बॉन्ड बना है, ये पहले से दो बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे OH का, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, एरो के हेड पे आएगा नेगेटिव और टेल पे क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पहले से माइनस है, दोनों के बीच में क्या बना देंगे, एक नया बॉन्ड, एक नया बॉन्ड। ठीक है, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, और लास्टली आखिरी स्टेप में जो तुमने बॉन्ड बनाया था पहला वाला, ये वाला शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसे वापस से ब्रेक कर देंगे। क्यों ब्रेक कर देंगे, ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, यू ऑल नो दैट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, उसके बाद कौन होता है, ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसे अनस्टेबल कर देता है, इसलिए हम वापस से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ये बॉन्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से ऐसे ही ब्रेक होगा। ठीक, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव, पहले से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था, फिर से नेगेटिव जाएगा तो वो ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल। इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फिर से बना देंगे बॉन्ड, फिर से बना देंगे बॉन्ड। तो यहाँ पे बन गया एक नया बॉन्ड, क्योंकि ये पाई बॉन्ड था जो टूट गया, तो यहाँ पे फिर से बन जाएगा OH। अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला और आखिरी, पहला और पांचवा हमें एग्जैक्टली सेम ही कंपाउंड दिखता है, बस पाई बॉन्ड का पोजीशन ऑल्टरनेट हो गया, इधर की जगह पे इधर चला गया है। मेक सेंस, यही होना चाहिए डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का मतलब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो इस पे स्क्रीन पे, ठीक, क्लियर, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो तुम्हें घूमता हुआ नजर आ रहा है, कभी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज नोन एज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। एक और क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि मैं इस वाले एरो से क्यों दिखा रहा हूँ इसे, दिस एरो
इंडिकेट इक्विवेलेंट एनर्जी स्टेट। मतलब ये है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें कि ये इसमें चला गया वो उसमें चला गया, नहीं। डबल हेडेड एरो दिखा रहा है कि ये दोनों सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों का रेजोनेटिंग एनर्जी जो है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं विथ डबल हेडेड एरो, ठीक है, कोई ये इसमें और वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा। अगर गलती से पेपर में तुमने इसे सिंगल हेडेड एरो दिखा दिया तो वो इंडिकेट करेगा कि तुम ये केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये बाकी केमिस्ट्री के रिएक्शंस के आंसर्स को प्रिडिक्ट करने का तरीका है। तो ये पांचों स्ट्रक्चर एक साथ में एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। दिस ऑल आर कंबाइंडली कंसीडर्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस टॉपिक इज कंसीडर्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल जहाँ पे पांचों स्ट्रक्चर जो है वो एक टाइम पे एक ही साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ठीक है, क्लियर। पहला। दूसरा डाउट ये भी आ रहा होगा बहुत लोगों को कि मैं कभी डेल्टा नेगेटिव लिख रहा हूँ, कभी पूरा पॉजिटिव लिख रहा हूँ, मतलब फर्क नहीं पड़ता उससे, तुम पूरा लिखो डेल्टा लिखो उतना ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है, क्लियर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनॉल का। क्या ऐसे करके हमें सबका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद करना होगा? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है तुम्हें सबका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद करने का, ठीक है। मैं कुछ ग्रुप लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहता हूँ तुमसे, उसके बाद मैं एक ही साथ लिख दूंगा सबको। अगर मैं एक बेंजीन बनाऊँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रो बेंजीन ले लूँ, NO2 ले लूँ, तो पता है ये NO2 जो है वो थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है। ये इकलौता नहीं, सॉरी, ठीक है, ये ऐसे ग्रुप्स में से एक है, मैं अभी ग्रुप बता दूंगा तुम्हें अलग से, जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ डोनेट करने की जगह पे बेंजीन रिंग से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम बनेगा लेकिन उल्टे डायरेक्शन में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो NO2 है ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बगल उस कार्बन से बोलेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन खींच के मेरी तरफ लेके आओ, तो ये जो बॉन्ड है ये इस बार उल्टे डायरेक्शन में टूटेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ दिया था और ये बॉन्ड आगे की तरफ टूटा था, लेकिन NO2 के केस में ये NO2 इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड उल्टे डायरेक्शन में टूटेगा ताकि उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जा सके। सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसमें जो मैं क्लॉकवाइज दिखा रहा हूँ, ये सारे बॉन्ड जो क्लॉकवाइज दिखा रहा हूँ, सारे बॉन्ड क्लॉकवाइज दिखा रहा हूँ, ये सारे बॉन्ड इस बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टूटेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं तो लगातार बता रहा हूँ, लेकिन पेन और कॉपी अगर तुम्हारे पास है तो तुम वीडियो को पॉज करो और खुद से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो कि एग्जैक्टली सेम है या नहीं जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमने देखा कि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, और पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है इस डायरेक्शन में ताकि वो ब्रेक होकर ऊपर की तरफ वो इलेक्ट्रॉन को पहुंचा सके, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे, ठीक, कि इस फिनॉल में लोन पेयर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है और हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली हमें नेगेटिव चार्ज इसलिए भी दिखाई देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो ऊपर से नीचे की तरफ आया और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, तो हमें वो नेगेटिव ही घूमता हुआ नजर आ रहा है ना। देखो नेगेटिव हमें यहाँ दिख रहा है, फिर नेगेटिव हमें यहाँ दिख रहा है, फिर नेगेटिव हमें यहाँ दिख रहा है, इसी को तो कहते हैं डिलोकलाइजेशन, ठीक। वहीं पे अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो ये NO2 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचेगा तो उस पर तो नेगेटिव आएगा, लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड उल्टे डायरेक्शन में टूटेगा पिछली बार की तरह उल्टे डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टेल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस वाले कार्बन का चार्ज क्या हुआ? ऑब्वियसली इस वाले कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इस वाले कार्बन पे कोई चार्ज? क्योंकि इसी कार्बन पे एक एरो का टेल है और एक एरो का हेड है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इसी कार्बन पे फॉर्म होगा, इसलिए वो न्यूट्रल हो जाएगा जैसा कि पिछले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हुआ था। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होना भी चाहिए क्योंकि जैसा कि तुमने देखा था कि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई हो रहा था रिंग में, इसलिए रिंग में नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा था। वहीं पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई रिंग कर रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि हर स्टेप में, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड टूटेगा, लेकिन पाई बॉन्ड टूटते टाइम हम उसमें चार्ज नहीं दिखाएंगे। तो इस पाई बॉन्ड के एंटी क्लॉकवाइज टूटने के बाद अब बारी है इस वाले चार्ज पाई बॉन्ड की। ये पाई बॉन्ड अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज तोड़ता हूँ तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा, और टेल पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। टेल वाला पॉजिटिव मैंने दिखाया, और हेड पे जो नेगेटिव आएगा और यहाँ जो पॉजिटिव है उसके बीच में तुरंत बना देंगे बॉन्ड, वैसे ही जैसे लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाया था, ठीक है। इसमें एक पाई बॉन्ड टूटा है, अगली बार फिर से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड वापस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, जैसे ही नेगेटिव आएगा पॉजिटिव के साथ एक बॉन्ड बना देंगे और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। एंड लास्ट तुम जानते हो कि जो पाई बॉन्ड हमने NO2 के साथ बनाया था
उसे हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है, उसे हम वापस से ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करेंगे इस तरह से कि वो NO2 पे जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑब्वियसली, तो वो NO2 न्यूट्रल हो गया और पहला और पांचवा फिर से सेम हो जाएगा। डिफरेंस क्या है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक, इसमें हमें नेगेटिव चार्ज घूमता हुआ दिखाई देता है। उम्मीद है सब लोगों को पता होगा कि इस कार्बन को ऑर्थो कहते हैं, इस वाले को पैरा कहते हैं, और इस वाले को भी ऑर्थो कहते हैं, ठीक। तो हमें इस वाले केस में नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे घूमता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे हमें नाइट्रोबेंजीन के केस में हमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है उसी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो पॉइंट इज ऑब्वियसली तुम लोग कंफ्यूज हो, ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा और किसमें इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा। उसका बहुत सिंपल सा तरीका है मेरे पास, जो मैं तुम्हें ऐसे ही याद करा दूंगा। कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा, ठीक है, कि यहाँ पे ये NO2 जो है, NO2 उस पर कभी मैं नेगेटिव चार्ज पूरा दिखा दे रहा हूँ, कभी मैं पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेल्टा के साथ दिखा रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है यार, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कहीं भी डेल्टा कहीं भी पूरा चार्ज आ सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, क्लियर। कुछ प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अभी NCERT खोल लें हेलोल्केन हेलोरिन में इस नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उन्होंने इस NO2 को भी ओपन कर रखा है ऐसे करके, बट इसका भी कोई सेंस नहीं है, तो इसमें भी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसे भी तुम इग्नोर करो, नॉर्मल जो मैं बता रहा हूँ उसकी बात करेंगे। इस पूरे सिनेरियो को अगर मैं एक बार में कंक्लूड करूँ, ध्यान देना सब लोग, एक बार में अगर मैं कंक्लूड करता हूँ तो एक बेंजीन रिंग है, अब मैं गोला बना रहा हूँ, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ डोनेट कर रहा है, लेके डोनेट कर रहा है, और ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ सप्लाई कर रहा है उसमें नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे फॉर्म हो रहा है ना, ठीक। और दूसरा सिनेरियो है हमारे पास कि हमारे पास बेंजीन रिंग है और कुछ ऐसे ग्रुप्स जुड़े हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे हैं, जैसा कि हमने NO2 के केस में देखा, ठीक, इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ विड्रॉ कर रहे हैं, और ऐसे केस में पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमें ऑर्थो और पैरा पे देखने को मिलता है ना, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है, कि कैसे पता करेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इंटरनेट की दुनिया में जाओगे, कहीं भी पहुंचोगे, किसी भी यूट्यूब वीडियोस पे जाओगे, वो सब लोग बताएंगे तुम्हें कि तुम ये चार्ट याद कर लो, वो कर लो, ये कर लो। मैं तुम्हें कुछ भी याद करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि बस ये ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ ग्रुप NO2 है या CN है, NO2 तो तुम्हें वैसे भी याद हो गया होगा देखने के बाद, NO2 है, CN है, या C डबल बॉन्ड वाला कोई भी हो, ठीक, NO2 हो, CN हो और C डबल बॉन्ड वाला कोई भी हो। C डबल बॉन्ड वाला कोई भी हो का मतलब क्या है? C डबल बॉन्ड वाला कोई भी हो का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, एसिड हैलाइड, any group that contains C double bond O and directly linked to benzene ring, any group containing C double bond O directly linked to benzene, ठीक है, तुम्हें वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करके देगा ऑर्थो पैरा पे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। इसके अलावे जो भी बच गया वो सब यहाँ आएगा, जो भी बच गया। तो कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है, बस तुम ये नाम 3 वैल्यू ध्यान रखो, और इसके अलावा तुम्हें जो भी दिख रहा है बेंजीन रिंग पे, सारे के सारे में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक, क्लियर। अब लास्ट पूरे पोर्शन का, ठीक है, कंक्लूजन बताते हैं कि कर क्यों रहे हैं हम, इससे फायदा क्या होगा, हमें कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ये कैसे समझ में आएगा हमें। तो एक चीज हमेशा याद रखना तुम लोग, ठीक है, बेंजीन, बहुत बड़े बड़े शब्दों में मैं लिख देना चाहता हूँ, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव? वही बेंजीन रिंग पे अगर कुछ भी जुड़ा हो तो उसको मैं डेरिवेटिव कहता हूँ। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव ऑलवेज shows इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या है इस लाइन का मतलब? देखो, पता है बेंजीन जो है, जैसे मैंने तुमसे कहा था कि बेंजीन जो है वो कार्बन का, बेंजीन जो है वो कार्बन जो है वो डिसीजन ले सकता है
वैसे ही बेंजीन बहुत ज़्यादा डिसीजन तो नहीं ले सकता, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि बेंजीन हमेशा और हमेशा अपने ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ता है। ये बात याद रखना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप हो, ठीक। तो बेंजीन के ऊपर हमेशा और हमेशा क्या जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, याद रहे। बेंजीन पे कुछ भी हो जाए न्यूक्लियोफाइल नहीं जोड़ेंगे। बेंजीन के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं ले जाएंगे जो नेगेटिव चार्ज बियर करता हो। और ऐसा क्यों है? ऐसा कहानी बहुत आसान सा है, ये तो वैसे तुम याद कर लो ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझा देना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है, क्यों बेंजीन जो है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बियर नहीं करता। रीज़न बहुत आसान सा है, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं भले ही इतना बड़ा बना लूँ, लेकिन बेंजीन में बस 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। इसकी वजह से बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। ठीक है। और इतने छोटे से स्ट्रक्चर में 3 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड अगर तुम्हें थोड़ा बहुत फिजिकल केमिस्ट्री पता है तो पाई बॉन्ड इज नथिंग बट क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। इतने छोटे से स्ट्रक्चर में इतने सारे पाई बॉन्ड, 3-3 पाई बॉन्ड की वजह से इसके पास इतना सारा इलेक्ट्रॉन होता है कि बेंजीन का बिहेवियर, ओवरऑल बिहेवियर भले तुम्हें दिखाई ना दे, बट बेंजीन का ओवरऑल बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है। ठीक। तो बेंजीन का बिहेवियर ही नेगेटिव है और इसलिए बेंजीन हमेशा अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ही जुड़ने का परमिशन देता है, जुड़ने देता है, क्योंकि ओवरऑल इसका बिहेवियर इतना ज़्यादा नेगेटिव है ना कि ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, ये न्यूक्लियोफाइल को अपने आसपास नहीं आने देता। ठीक। इसका फायदा हम यहाँ उठाएंगे। अगर हमारे पास बेंजीन से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन आता है पेपर में, कोई भी रिएक्शन आता है, तो कीप दिस रिमेंबर कि न्यूक्लियोफाइल तो बेंजीन रिंग पे जोड़ना ही नहीं है। और यहाँ से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे सारे रिएक्शंस में 50% रिएक्शन रिमूव हो गए, है ना। क्योंकि कभी भी अगर हमें कोई नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है तो मैं उसको बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास OH माइनस आए और मेरे से कोई पूछे कि बताओ इसमें ये कहाँ जुड़ेगा, इसमें क्या, किसी में भी, ऐसे ले लेता हूँ मैं, ये नाइट्रोबेंजीन है, मैं कह रहा हूँ कि बताओ मुझे इस पर OH माइनस जोड़ना है, जोड़ दो। नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि कौन सा चार्ज है? माइनस है। और बेंजीन जो है वो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं जोड़ने देगा। ठीक। तो बेंजीन जो है वो उसके ऊपर जो है वो हमेशा और हमेशा कौन सा चार्ज आने देगा? हमेशा एक ही चार्ज आएगा, एंड दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक। और कहानी बहुत आसान सा है। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैंने कहा कि बेंजीन जो है वो क्या करना चाहता है? बेंजीन जो है वो पॉजिटिव को ही जोड़ना चाहता है। अब यहाँ पे बेंजीन में 2 चीज़ें हैं, समझना, 2 चीज़ें हैं। एक वो जो बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बेंजीन के ऊपर OH हो सकता है, वही इसके इन तीनों के अलावा जो भी है, NH2 हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेंजीन के ऊपर। इसमें से कुछ भी जुड़ा हुआ है तो ये सारे जो हैं वो ये 2 ग्रुप है, एक जो बेंजीन के ऊपर जुड़ा है, एक बेंजीन ने कहा मैं अपने ऊपर पॉजिटिव ही जोड़ूंगा, दैट्स इट। और इन्होंने डिसाइड करा है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इन 3 जगह पे फॉर्म होगा, है ना। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हें ऑर्थो और पैरा पे ही दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें इस मेटा पे कोई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नजर आ रहा है, कोई चार्ज नजर आ रहा है मेटा पे? तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी नेगेटिव चार्ज है वो फॉर्म नहीं होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव जो है वो केवल और केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही फॉर्म हो रहा है। ठीक। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो केवल और केवल ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ सकता है, क्योंकि नेगेटिव तो उसे यहाँ मिल ही नहीं रहा है। तो पॉजिटिव वही जुड़ेगा ना जहाँ पे उसे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मिलेगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है, या यहाँ जुड़ सकता है। ठीक है, क्लियर। तो हम इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, जो भी अभी मैंने बताया कि कैसे बेंजीन रिंग पे अगर कुछ भी जुड़ा हो, कुछ भी जुड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं मान लेता हूँ टॉल्वीन ही है मेरे पास, CH3 है, ठीक है। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। रिमेंबर दैट कि बेंजीन जो है वो अपने ऊपर केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड करता है, वो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। देखो तुम कितना आसानी से डिसाइड कर सकते हो। तुम्हें दिख रहा है बेंजीन रिंग, क्या इसके ऊपर तुम्हें NO2 नजर आ रहा है? नहीं। क्या Cl नजर आ रहा है? नहीं। क्या C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ फॉर्म होगा? नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक। और इसके पास चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो इसको कहाँ जोड़ देंगे? एक बार ऑर्थो पे, तो बस ये यही रहेगा। लेकिन तुम जानते हो तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। डीप डाउन यू ऑल नो दैट कि जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है ऐसे केस में, वो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा और वहां जुड़ेगा। ठीक है, तो NO2 जोड़ देंगे यहाँ पे और NO2 जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक। अब तुम बोलोगे कि हाँ अभी मैंने कहा था कि यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ जोड़ेंगे, बट अगर मैं यहाँ पे जोड़ूँ तो ये भी तो ऑर्थो ही है, सेम ही तो बन जाएगा। ये जो पहला है और तीसरा एग्जैक्टली सेम बन जाएगा। सेम कंपाउंड हम 2 बार नहीं लिखेंगे,
इसलिए मैं तीसरा वाला नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑर्थो दैट इज ऑल्सो ऑर्थो, तो दो ही बनेगा, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है तुम लोगों की, कि जो ऑर्थो ग्रुप है ना उसका कंपोजिशन जो है, जो बिकर में जब ये बनता है, ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे दो दो कैसे। हाँ, मान लो बिकर में तुम्हारे पास ये टॉल्विन है, बिकर में टॉल्विन है, बाहर से तुमने NO2 प्लस डाल दिया, ठीक। तो इस बिकर में जितने भी टॉल्विन है उसमें से 19% ये बना लेंगे और 81% में इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर। इतना एग्जैक्ट कैसे कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यू नो, ठीक। बट ये माइनर बनेगा, हम परसेंटेज ना लिख के पेपर में हम माइनर लिखेंगे, मतलब ये कम बनेगा, और ये ज़्यादा बनेगा, हम इसे मेजर लिखेंगे। बट क्वेश्चन इज क्यों वो मेजर क्यों बन रहा है, ये माइनर क्यों बन रहा है? कहानी बहुत आसान सा है। ये जो टॉल्विन का जो CH3 ग्रुप देख रहे हो, इसका साइज जो है वो बड़ा होता है, ठीक। और जब ऑर्थो पे NO2 आता है, NO2 का भी साइज बहुत बड़ा है, तो जैसे ही NO2 ऐसे ऐसे घूमता हुआ ऐसे इसकी तरफ टारगेट हो रहा है ना, तो ये CH3 उसे एक बार रिपेल कर देता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं इसे, तो एक बार पुश कर देता है, ठीक। तो ये NO2 जो है वो घूमते हुए वापस चला जाता है पैरा पे, क्योंकि वो यहाँ और यहाँ कहीं भी जुड़ सकता है। तो ज्यादातर इसके स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से NO2 पैरा पे जुड़ जाते हैं मैक्सिमम केसेस में, कुछ वहां पे भी जुड़ जाएंगे लेकिन मैक्सिमम केसेस में पैरा पे जुड़ते हैं। दैट्स वाई पैरा वाला हमेशा मेजर होता है, ठीक। और कुछ भी हो, बस पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो वो कहाँ जुड़ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं ऐसा कुछ ले लूँ, ठीक है, जो बेंजीन रिंग के ऊपर मान लो मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, और वापस से ले लिया मैंने NO2 प्लस। अब तुम बोलोगे NO2 प्लस वापस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसे दूसरे स्लाइड पे लिख देता हूँ, नहीं इसी पे लिखते हैं, कंपेयर करने में आसानी होगा। देखो मैं वापस चलता हूँ उसी स्लाइड पे, और जहाँ पे हमारे पास ऐसे ग्रुप जुड़े हैं जिसमें C डबल बॉन्ड हो, CN हो या NO2 हो, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं बेंजीन रिंग से ऊपर की तरफ, वो तो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहे हैं ना ऑर्थो पैरा पे। लेकिन बेंजीन का तो जिद है कि वो केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल को ही जोड़ेगा, मतलब ऐसे को ही जोड़ेगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन बेंजीन रिंग नेगेटिव को आने ही नहीं देता वहां पे, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये जो ग्रुप है और जो बेंजीन रिंग है उसमें कोई तालमेल नहीं बनता। ये चाहते हैं कि अब उस बेंजीन के ऊपर नेगेटिव जुड़े, और बेंजीन चाहता है कि नहीं, उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव जुड़े। तो ये दोनों एक दूसरे को, ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं रिंग डीएक्टिवेटर्स। मतलब ये रिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, रिंग डीएक्टिवेटर्स। वहीं पे इस वाले ग्रुप में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी चाहता है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ फॉर्म हो, और दूसरा, ठीक है, बेंजीन रिंग भी चाहता है कि पॉजिटिव ही आके जुड़े उसके ऊपर। ये सारे ग्रुप जो है वो रिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई दीज आर नोन एज रिंग एक्टिवेटर्स। रिंग एक्टिवेटर्स रिंग एक्टिवेटर्स तो रिंग डीएक्टिवेटर, रिंग एक्टिवेटर्स, इनमें जीतता कौन है, ये या ये? मैंने कहा बेंजीन ऑलवेज शो, मैंने लिखा है यहाँ पे, बेंजीन ऑलवेज शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब है कि जीतने वाला बेंजीन है, मतलब कि पॉजिटिव को ही जोड़ना पड़ेगा तुम्हें बेंजीन रिंग पे। पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज जोड़ना नहीं चाहेगा, रीजन है बेंजीन चाहता है जुड़ जाए, वो चाहता है ना जुड़े तो रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर रिएक्शन को करना ही है हमें, तो ये इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ेगा यहाँ पे। बट ये प्लस चार्ज इन प्लस पे तो नहीं जोड़ पाएगा, तो इन तीनों पे तो हम नहीं जोड़ सकते, तो हमारे पास दो ही जगह खाली बचा हुआ है, एक ये और एक ये, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इन केस ऑफ रिंग एक्टिवेटर्स यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि इन तीनों पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और बेंजीन ने ठान लिया है कि वो पॉजिटिव को ही जोड़ेगा, तो इनका अब एक ही रास्ता है कि ये दोनों पे ही हम जोड़ सकते हैं। इन दोनों कार्बन के रिस्पेक्ट में दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, तो हम वहां पे जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ अगर मैं, ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर की तरफ लिख दूँ मैं, ताकि मैं एक ही पेज में तुम्हें बता सकूँ कंपेयर करके, ये माइनर है और ये मेजर है, ठीक है। तो तुमने देखा बेंजीन रिंग के ऊपर क्या नजर आ रहा है तुम्हें, C डबल बॉन्ड हो, तुमने डिसाइड कर लिया अगर C डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, क्लियर। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कहाँ जोड़ेगा, मेटा पे, ठीक है, क्लियर। तो इसमें हम जोड़ देंगे इसे, हम इसे जोड़ देंगे मेटा पे, ठीक। तो अगर मैं इसे बहुत शॉर्ट में वापस से यहाँ लिख दूँ, ठीक, तो ये जो ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स,
ये सारे के सारे ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, जैसे ही तुम देखो बेंजीन रिंग के ऊपर इन तीनों के अलावा कुछ भी है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे जोड़ देगा, फिक्स्ड है। और अगर तुम्हें ये दिखते हैं, ठीक है, NO2 CN और C डबल बॉन्ड वाले कुछ भी, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ देगा, मेटा पे जोड़ देगा। तो दीज आर कंसिडर्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो बहुत आसान शब्दों में मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर तुम्हें बेंजीन रिंग दिखे, बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 नहीं दिख रहा है, C डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, CN नहीं दिख रहा है, ठीक, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको तुम एक बार जोड़ दोगे ऑर्थो पे, एक बार जोड़ दोगे पैरा पे, दैट्स इट, ठीक है। और अगर तुम्हें बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, NO2 नजर आ रहा है या CN नजर आ रहा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है उसको जोड़ दोगे मेटा पे। बहुत सीधा सीधा आधे से ज्यादा रिएक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक छोटा सा चार्ट बना के देता हूँ, बस तुम्हें इसे याद रख लेना और सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिख पाओगे। अगर तुम्हें कभी नाइट्रेशन करना हो, नाइट्रेशन का मतलब है नाइट्रो ग्रुप ऐड करना हो बेंजीन रिंग पे, तुमने देखा मैंने ज़्यादातर एग्जांपल उसी का लिया था NO2 ऐड करने का। उसका रिएजेंट जो है ऑब्वियसली नाइट्रो जोड़ना है, नाइट्रेशन नाम है, तो तुम्हें नाइट्रिक एसिड डालना पड़ेगा, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालना पड़ेगा और साथ में तुम्हें एक और एसिड डालना पड़ेगा एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तुम जब भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, ठीक, तो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो NO2 प्लस होगा, NO2 प्लस। मतलब तुम्हें कभी भी अगर बेंजीन या उसके डेरिवेटिव में ये रिएजेंट दिखाई दे तो तुम्हें बेंजीन रिंग पे जोड़ देना है NO2। कहाँ जोड़ना है NO2, वो डिसाइड करेगा बेंजीन पे जुड़ा हुआ ग्रुप, ठीक है। अगर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पे जोड़ेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा पे जोड़ेंगे। अगर तुम्हें सल्फोनेशन का रिएजेंट दिखाई देता है, जैसा कि तुम नाम देख पा रहे हो, सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका रिएजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी यही है, दैट इज SO3H, ठीक है। इस टेबल में कुछ रिएजेंट बता रहा हूँ जिससे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो बता रहा हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन में हम यहाँ से काम कर लेंगे। जैसे अगर हमें NO2 जोड़ना है बेंजीन रिंग पे तो हमें नाइट्रेशन यूज करना पड़ेगा, या कभी हमें ये रिएजेंट दे दे पेपर में सॉरी ये रिएजेंट दे दे पेपर में, तो हमें पता होना चाहिए ये NO2 प्लस जनरेट करता है। तो मैं यहाँ पे कुछ रिएजेंट्स लिख रहा हूँ कि कौन कौन सा रिएजेंट कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकता है। नाम नाइट्रेशन तुम देख ही रहो, नाम से तुम्हें समझ आ रहा है कि नाइट्रिक एसिड अगर होगा HNO3 होगा, साथ में अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाए तो तुम्हें NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकाल के देगा वो, जिसे तुम बेंजीन रिंग पे जोड़ दोगे। बट कहाँ जोड़ोगे, ऑर्थो पे जोड़ोगे, पैरा पे जोड़ोगे, मेटा पे जोड़ोगे, वो डिसाइड करेगा बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ ग्रुप कि उसे ऑर्थो पैरा पे जोड़ना है या मेटा पे जोड़ना है। वैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर तुम यूज करते हो तो वो जनरेट करता है SO3H प्लस, जो कि जोड़ दोगे तुम बेंजीन रिंग पे डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा ग्रुप पे है उसके ऊपर जुड़ा हुआ। अगर तुम्हें कभी हैलोजन जोड़ना हो जाए बेंजीन रिंग के ऊपर, क्लोरीन जोड़ने का मन है, ब्रोमीन जोड़ने का मन है, ठीक, तो तुम Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 या केवल FeCl3 यूज करोगे, या FeBr3 भी यूज कर सकते हो। मान लो तुम्हें क्लोरीन जोड़ना है तो तुम Cl2 FeCl3 यूज कर सकते हो और तुम्हें वहाँ पे क्लोरीन मिल जाएगा, या तुम ब्रोमीन भी जोड़ सकते हो बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे एक रिएजेंट और यूज कर सकते हो तुम, ठीक है, और वो रिएजेंट है जैसे क्लोरीन तुम्हें ऐड करना है तो तुम Cl2 यूज कर लो और साथ में लिख लो Fe डार्क। Fe डार्क का मतलब ये नहीं है कि कोई स्पेशल टाइप के आयरन की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये रिएक्शन डार्क में परफॉर्म करना है, मतलब कहीं से कोई लाइट का सोर्स नहीं होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, क्लोरीन गैस होना चाहिए, तो वो तुम्हें इसके ऊपर ऐड करके देगा। तो Cl और Br कुछ भी ऐड कर सकते हो तुम, Cl और Br कुछ भी ऐड कर सकते हो बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक, क्लियर। तो 3 रिएजेंट मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है, 2 रिएजेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक है यहाँ पे नाम है, यहाँ पे रिएजेंट है, और यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, सो मैं बात कर रहा हूँ फ्रीडलक्राफ्ट की, एल्काइलेशन। मतलब अगर तुम्हें कभी भी कार्बन जोड़ना हो, कितना भी कार्बन जोड़ना हो, कितना भी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कितना भी कार्बन अगर तुम्हें जोड़ना हो,
ठीक है, बेंजीन रिंग पे, तो उतने कार्बन को तुम ले आओ, मान लो एक कार्बन जोड़ना है, एक कार्बन ले आओ, उसके साथ में लगाओ क्लोरीन, क्लोरीन लगाओ, और साथ में लिख दो एनहाइड्रस AlCl3। ये लिखना ना बोलना, क्योंकि यही फिडेलक्राफ्ट का रिएजेंट है, एनहाइड्रस AlCl3। ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, ये एक लेविस एसिड है, ये क्लोरीन को अपने पास रख लेता है, और जो CH3 तुम देख रहे हो या जो भी कार्बन तुमने लिख रखा है उसको ये इलेक्ट्रोफाइल बना देता है, और फिर ये बेंजीन रिंग पे हम जोड़ देंगे। बेंजीन रिंग पे जोड़ना तुम्हें पता ही है, ऑर्थो, पैरा या मेटा कहाँ जोड़ना है, अभी कुछ एग्जांपल्स भी बता दूंगा। और तुम केवल और केवल कार्बन ही नहीं, सी डबल बॉन्ड ओ भी जोड़ सकते हो। अगर तुम सी डबल बॉन्ड ओ जोड़ते हो फिडल को यूज करके, तो उसे एल्काइलेशन नहीं, एसाइलेशन कहते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। इसका जो रिएजेंट है वो बिल्कुल फिक्स्ड है कि तुम्हारे पास CH3 सी डबल बॉन्ड होना चाहिए। सी डबल बॉन्ड, जैसा कि मैंने कहा कि सी डबल बॉन्ड अगर तुम्हें जोड़ना है, उसके बगल में फिर से क्लोरीन लगाओ, एनहाइड्रस AlCl3 लगाओ, और एनहाइड्रस AlCl3 क्लोरीन रख लेगा, और जो बच गया उसको जोड़ देगा बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक, क्लियर। तो अगर मैं इसका कोई एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, अगर इसका कोई मैं एग्जाम्पल लूँ कि इस रिएक्शन को कैसे करना है, तो बहुत छोटे से फॉर्म में मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। बाकी आप लोग वीडियो को पीछे करके टेबल देख सकते हैं कि किस टेबल में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर मेरे पास एक फिनॉल है, और अगर मैंने इसमें डाला, ठीक है, अगर मैंने इसमें डाला Cl2 Fe डार्क, तो वो कितना आसान है, Cl2 Fe डार्क, पेपर में लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग, लिखा है फिनॉल Cl2 Fe डार्क। तुम्हें अभी मैंने चार्ट में बताया कि Cl2 Fe डार्क लिखा होगा तो क्लोरीन जनरेट होगा, और क्लोरीन को जोड़ देंगे बेंजीन रिंग के ऊपर। कहाँ, 3 पोजीशन है हमारे पास, ऑर्थो, पैरा, मेटा, वो कौन डिसाइड करेगा, OH। मैंने कहा था बेंजीन रिंग पे अगर NO2 दिखाई दे, है क्या, नहीं। सी डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। क्या CN है, नहीं। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है उसको तुम जोड़ दोगे, एक बार ऑर्थो पे, एक बार ऑर्थो पे, और एक बार पैरा पे, एक बार पैरा पे। सो सिंपल, बहुत आसान सा है। अगर मैं इसी रिएक्शन को इसके साथ परफॉर्म करके दिखाऊं, इसी रिएक्शन को अगर मैं इसके साथ परफॉर्म करके दिखाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ Cl2 Fe डार्क, एग्जैक्टली सेम, ठीक। तुमने देखा बेंजीन रिंग पे क्या नजर आ रहा है, NO2। मैंने कहा था अगर NO2 होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ देंगे, मेटा पे जोड़ देंगे। तो तुम इसे NO2 था, इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन होगा, इसको जोड़ देंगे मेटा पे, इसको लिख लेना माइनर, और इसको लिख लेंगे मेजर, ठीक। तो बहुत आसान है, बस हमें रिएजेंट पहचानना है कौन सा रिएजेंट है, और हम उसे ऐड अप कर देंगे उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं फाइनल, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास टॉल्वीन है CH3, और मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर इथाइल ग्रुप जोड़ दूं, C2H5 जोड़ दूं, तो मैंने कहा अगर तुम्हें कभी भी कार्बन जोड़ने का मन करे तो उस कार्बन के साथ जो भी जोड़ने का मन करे उसके साथ एक क्लोरीन लगाओ, लिखो एनहाइड्रस AlCl3, जो कि रिएजेंट है फिडेलक्राफ्ट का, एनहाइड्रस AlCl3, और एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो क्लोरीन रख लेगा, और जो बच गया उसको जोड़ देगा बेंजीन रिंग के ऊपर। लेकिन बेंजीन रिंग में कहाँ जोड़ेगा, वो डिसाइड करेगा बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ ग्रुप CH3। अब तक तो तुम लोग को याद हो गया होगा कि ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पे जोड़ देगा, और एक बार कहाँ जोड़ देगा, एक बार जोड़ देगा पैरा पे, तो एक बार जोड़ देगा पैरा पे, एक बार जोड़ देगा ऑर्थो पे, ठीक है। इसके नीचे लिख देंगे मेजर, और इसके नीचे लिख देंगे माइनर, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि हमें बस बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ ग्रुप देखना है, और हमें इस चार्ट से याद कर लेना है। एग्जांपल अगर और लिखूँ मैं, नाइट्रेशन का एग्जांपल लिख दूँ, यहाँ पे क्लोरीन लिख दूँ मैं, और एरो के ऊपर लिख दूँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। जैसा कि मैंने उस चार्ट में बताया, आप लोग चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि चार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 NO2 प्लस जनरेट करता है, और अगर मैं यहाँ पे इस रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे HNO3 और H2SO4 लिखा हुआ है, तो NO2 जनरेट करेगा। अब ये NO2 कहाँ जुड़ेगा, अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि NO2 है तो मेटा पे जोड़ना चाहिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि NO2 मेटा पे जोड़ना चाहिए, मैंने ये कहा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप डिसाइड करेगा। तो क्लोरीन डिसाइड करेगा कि NO2 कहाँ जुड़ेगा, NO2 डिसाइड नहीं करेगा, ठीक। और क्लोरीन क्या है,
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक। एंड दैट्स वाई जो NO2 जनरेट होगा वो एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा। और इस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर के आखिरी के 2 पेजेस के क्वेश्चंस कर सकते हैं, इनफैक्ट रिएक्शंस कर सकते हैं। अगर टाइम हो तो कोई भी चैप्टर खोलो, अल्कोहल, फेनोल एथर, हैलोएल्केन, हैलोएरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका जो लास्ट सेक्शन होगा उसमें हमें हमेशा ये सारे रिएक्शंस दिखाई देंगे और वो क्लियरली तुम्हें समझ में आ जाएंगे यहाँ से। ये कुछ बेसिक्स बातें थी, ठीक है, जिसको हम थोड़ा और लेवल पे ले जाएंगे अगले लेक्चर में। तो जैसा कि हमने आज की क्लास में बहुत सारे बेसिक्स के बारे में समझा कि कैसे पाई बॉन्ड ब्रेक करके हम रिएक्शन का प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं, कैसे हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा तो किसका सब्स्टिट्यूशन होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज हमने ये समझा कि कैसे रेजोनेंस की हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को हम सीखेंगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है। हमारा मोटिव बहुत क्लियर है कि हम बहुत कम टाइम में इतना ज़्यादा, इतना डेडिकेटेड या इतना कोहेरेंट सोर्स प्रोवाइड कर दे आपको कि आप नॉर्मल 30 टू 35 मिनट और 40 मिनट्स के क्लासेस में ही वो सारे क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है, जो आप पिछले कुछ महीनों से नहीं कर पा रहे हो, ठीक। हमसे जुड़े रहिए, हम डेली एक लेक्चर डेली अपलोड करेंगे, और अगर आप उस लेक्चर को फॉलो करते रहें तो बोर्ड से बहुत पहले तक आपका सारा का सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। ये सारी क्लासेस केवल CBSE 12th बोर्ड्स की हैं, ठीक। और बिल्कुल जो भी क्वेश्चंस पेपर में आने वाला है यहाँ से उठ के आने वाला है, पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं ये सारे, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है इसमें से एक भी चीज़ लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ऑलरेडी सब कुछ कट कर रखा है, मैंने केवल उतना ही बात किया जो पेपर में आएगा। अगर मेरे 4-5 क्लासेस कंटिन्यूअसली देखने के बाद अगर PYQs की तरफ देखा जाए पिछले 10 साल में कि CBSE में केमिस्ट्री में कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक-एक क्वेश्चन वहीं से आया होगा जो मैं क्लास में बता रहा हूँ। तो बहुत बहुत ध्यान से, बहुत क्रिस्प और बहुत कोहेरेंट तरीके से हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे अपने आने वाले क्लासेस में। आने वाले क्लासेस में हम इन सब का यूज़ करेंगे जो मैंने आज की क्लासेस में बताया। आप हमसे जुड़े रहिए, डेली डेली सोते, बैठते, उठते, जागते कैसे भी एक लेक्चर अटेंड करेंगे हम, ठीक है, और हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बेसिस पे। थैंक यू। अगली क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और बेसिक्स की बात करेंगे और हैलोएल्केन, हैलोएरीन शुरू करेंगे।